आज अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे 7, यानी आधुनिक भारत। अगला पार्ट है बक्सर का युद्ध सबसे पहले प्रमुख कारण क्या था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। तो दूसरा है मीर कासिम के द्वारा प्लासी की लड़ाई की हार का बदला लेना। तीसरा सी है अंग्रेजों के बंगाल से बाहर निकालने की नवाब की योजना। चौथा है मुगल सम्राट द्वारा बंगाल पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश। तो सोचो उसमें कौन सा होगा। तो प्रमुख कारण पूछा गया। वैसे कारण देखो है सभी, लेकिन इसके अंदर प्रमुख कारण पूछा है, मुख्य इसमें कौन सा कारण होगा। तो इसमें पहला ही आ जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक यानी वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई ना 1600 ईस्वी में, यानी उसके बाद है वो जो व्यापार का है वो यहाँ पर बिना टैक्स दिए वो व्यापार कर रहे थे, इसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा हो रहा था। तो इसका प्रमुख कारण यही होगा इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये है बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए थे। यानी बंगाल की कंपनी के अधिकारियों को यानी दस्तकों मतलब जो उनको जो अनुबंध पत्र दिए गए थे व्यापार करने का, यानी जैसे एक व्यापारी को एक अनुबंध पत्र दिया था, लेकिन वो पत्र है दूसरा व्यक्ति चोरी करके वो व्यापार कर रहे थे, तो इसका दुरुपयोग हो रहा था। तो इन किस नवाब से उसके संबंध बिगड़ गए थे, वो अलीवर्दी खां, सरफराज, मीर जाफर, मीर कासिम। तो उसमें से कौन सा आएगा। तो उसमें आएगा मीर कासिम। यानी मीर कासिम जो व्यापार का जो दस्तक दे रखा था उसका दुरुपयोग वो नहीं चाहते थे, तो इसके कारण मीर कासिम है वो एक स्वतंत्र नवाब था, वो अंग्रेजों के अंडर में वो नहीं रहना चाहता था। तो मीर कासिम है उसी संबंध बिगड़ गए थे अंग्रेजों को और मीर कासिम के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन यहाँ कर देता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ये ना ब्लैक होल, काल कोठरी की घटना भी कह सकते हैं ब्लैक होल के ना, इस पर काफी विवाद है वो हुआ था। एक मिनट ये हो रहा देखिए, मिर्जापुर के एक निजामुद्दौला के एक अलीवर्दी खां का एक सिराजुद्दौला। तो इसमें सीधा सा आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें होगा सिराजुद्दौला। यानी ऐसा बताया जाता है कि ब्लैक होल की घटना में क्या है कि 46 अंग्रेजों को यहाँ बंदी बना करके और ठूंस दिया गया था, वो ब्लैक होल की घटना थी। तो इसमें सिराजुद्दौला के नाम से ये जानी गई घटना है ना, कि अंग्रेजों को यहाँ पर ठूंस दिया गया था एक काली कोठरी के अंदर बंद करके। तो इसमें सिराजुद्दौला होगा। चौथा क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था। यानी सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना दिखाने वाला कौन था। राय दुर्लभ राय था, अमित चंद था, मीर मदान था, जगत सेठ था। तो उसमें सीधा सा गजय आपका मीर मदान है, वो सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना रखता था। अगला क्वेश्चन 5 है मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक। यानी मुर्शिद कुली खां कौन था। पारसी यानी ईरानी था, मुस्लिम था, अफगान था, दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण था। तो सोचो उसमें से कौन सा होगा। यानी मुर्शिद कुली खां मूलतः एक दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण था ये, ठीक है ना। मुर्शिद कुली खां मूलतः भारतीय दक्षिणी भारत का ब्राह्मण था। आगे देखो छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जिम्मेदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था। बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जिम्मेदारी में कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है। बर्दवान नहीं था, मुजफ्फरपुर था, मिनानपुर नहीं था, चटगांव था। सोचो उसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से आपका है जो मुजफ्फर है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं था। वर्धमान था, मिदानापुर यानी मिदानापुर था, चटगांव था। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां। देखो अपन ये क्वेश्चन अधिक से अधिक करेंगे हल, यानी अपन यहाँ व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है फिर अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से व्याख्या अपन नहीं कर रहे यहाँ पर। अपना उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करना, ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन चाहे एग्जाम हो।
अब देखो अगला क्वेश्चन 7वां है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी। तो ये आपको बताना है। इसमें यानी तेलेगांव की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालाबाई की संधि या बसीन की संधि। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में तो इसमें पूछा ही जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपका सालाबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है 8वां। अफजल खां जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था कि किस राज्य का उत्तराधिकारी था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफजल खां है वो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, तो किस राज्य का अधिकारी था? गोलकुंडा का था, बीजापुर का था, अहमदनगर का था, खानदेश का था। तो बताओ उसमें से कौन सा होगा? उसमें होगा बीजापुर। बीजापुर है वो दक्षिणी में ही स्थित है। तो ये नहीं बीजापुर का था। ये नहीं अपने अफजल खां है कि वो शिवाजी को क्या है कि बाघ के जो नाखून थे वो अपनी अंगुली में शिवाजी ने पहन रखे थे और वो पीछे तलवार छुपा करके आए थे अफजल खां। और जैसे ही अफजल खां उस शिवाजी की तरफ आए तो शिवाजी से गले मिला। तो गला मिलने के बाद में क्या है कि पीछे से उसके शरीर को उखेड़ दिया था शिवाजी ने और अफजल खां की तलवार हाथ में ही रह गई। तो इसके कारण है उसकी मृत्यु हो गई थी इस अफजल खां की। अगला क्वेश्चन है 9वां। अधोलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वर्षा अनुगत हो गई थी? यानी किसके शासनकाल में बंगाल की जो सूबेदारी है वंशानुगत, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दर। मुर्शिद कुली खां के समय, अलीवर्दी खां के समय, सरफराज खां के, सुजाउद्दीन के समय। तो किसके समय बताइए आप इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें होगा मुर्शिद कुली खां के समय। 1717 से लेकर 1727 तक इसका शासन था मुर्शिद कुली खां का। अब देखो अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये लो 10वां क्वेश्चन। देखो 10वां क्वेश्चन ये बता रहा है कि किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू किए गए। यानी कौन सी किस संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन है वो लागू हुआ था? अमृतसर की संधि के बाद में, इलाहाबाद की संधि के बाद में, हुगली की संधि के बाद में, या लखनऊ की संधि के बाद में? तो इसमें क्वेश्चन आएगा आपका इलाहाबाद की संधि के बाद में। ये यानी बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपके 11वां क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध, यानी प्लासी एक, देखो आपको संधियों का मैं ये अगर बात करूं कि प्रत्येक संधि है वो किस समय हुई थी, तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे अपने पुरंदर की संधि है वो 22 जून 1765 है। संगोल की संधि 1750 है। जलकी की संधि 1752 है। अब देखो सूरत की संधि 7 मार्च 1775 में है। पुरंदर की संधि 1776 में है। सालाबाई की संधि अगर बात करें तो कब है? 1782 की है। बसीन की संधि 1802 की है। इस तरह ये नहीं, ये संधि है वो अपन अलग से पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है ना, कौन सी संधि किस समय हुई थी, है ना। तो यहाँ पर अपन केवल क्या है कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हल कर रहे हैं ना। अब देखिए आप आगे की क्वेश्चन, ये आपके कौन सा क्वेश्चन नंबर है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर सीधा सा आपको अर्थ हो जाएगा कला, यानी देखो 11वें क्वेश्चन, कलाई की कूटनीति, सिराजुद्दौला की गलत नीति, सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना, और इसमें देखो अंग्रेज सेना की अधिक संख्या। तो कौन सा होगा बताइए 11 के अंदर? तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा सीधा सा कलाई की कूटनीति। कलाई है उसकी कूटनीति अच्छी थी, उसके कारण कारण से प्लासी के युद्ध में कौन हार गया था? ये जो आपका सिराजुद्दौला है वो पराजित हो गया था कलाइव की कूटनीति की वजह से। अब देखो 12वां क्वेश्चन, 1757 में कलाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? तो कलाइव ने 17 यानी कौन सा युद्ध जीता था? ये प्लासी का युद्ध जीता था। इसके अंदर बक्सर का देखो 1764 में हुआ था। और इसमें आपका कौन सा आ जाएगा ऊपर देखिए, ये मैं निकाल देता हूँ। इसमें आपका सी आ जाएगा, प्लासी का युद्ध इसमें आएगा। अगला देखो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? सीमा विस्तार को लेकर के व्यापार का था, धार्मिक का था, सेना में कटौती का था। यानी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मतभेद का कारण क्या था? मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें क्या होगा आपका व्यापार ही होगा, क्योंकि व्यापार का दुरुपयोग हो रहा था। मीर कासिम ये नहीं चाहता था कि इस व्यापार का दुरुपयोग अंग्रेज करे।
अगला क्वेश्चन आपके देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको, मैं निकाल देता हूँ उसको। 14वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14वीं। यहाँ पर देखिए कि अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया था। ये मीर जाफर है ना, ये कठपुतली शासक था, अंग्रेज ऐसे ही चाहते थे। जबकि मीर कासिम क्या था, एक स्वतंत्र शासक, वो एक स्वतंत्र शासक था। लेकिन मीर जाफर है वो कठपुतली, अंग्रेजों को क्या है कठपुतली शासक की पसंद था। तो इसमें ये बात हुई कि नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया था। धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया था। ये इसमें मुख्य बात लग रही है, यानी धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया था, यानी अंग्रेजों के द्वारा। तो ये उनके लिए लायक था मीर जाफर, उनके सारे अधिकार है वो धीरे धीरे समाप्त होने। मीर कासिम को एक बार अंग्रेजों ने नवाब बनाया, लेकिन मीर कासिम वो सारे अधिकार समाप्त नहीं होने दे रहे थे। इसकी वजह से मीर जाफर को क्या है कि नवाब बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था। इसमें देखो शिवाजी का था, बालाजी बाजीराव का था, बालाजी विश्वनाथ का था, या बाजीराव प्रथम का। तो उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा विस्तार है बालाजी बाजीराव का ही सबसे ज्यादा विस्तार था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 16वां क्वेश्चन। देखो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं इसको इधर कर लेता हूं ताकि सारे क्वेश्चन हो जाए। ये देखिए कि पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यानी पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के कारण हुआ था। तो इसमें आपको कौन सा उत्तर आएगा, रघुनाथ राव के समय। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की, यानी रघुनाथ राव ने ही की थी। और इसके कारण था प्रथम आंग्ल, यानी प्रथम आंग्ल, यानी आंग्ल का मतलब अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। अगला देखो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथा, यानी मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर था व्यापारी कर था, धार्मिक कर था, तीर्थ कर। तो इसमें सीधा सा अर्थ है मराठों द्वारा लिए जाने वाला ये कर था, कौन सा, चौथ कर। तो इसमें यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन ये बता रहा है कि शिवाजी के शासनकाल में किस दर से स्वदेश मुखी वसूल किया जाता था। यानी शिवाजी के शासनकाल में स्वदेश मुखी कर है वो कितना बटा दर ये वसूल किया जाता था, 1/5, 1/4 और 1/10 या 1/12। तो सोचो उसमें से कौन सा आएगा। तो उसमें आपका 1/10 है वो वसूला जाता था, यानी स्वदेश मुखी के 1/10 है, 1/10 है दर से वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 19वां, शिवाजी ने औरंगजेब के मामा वे दक्षिण के सूबेदार शाइस्त खां को कब पराजित किया था। तो देखो शिवाजी यानी शिवाजी ने औरंगजेब की क्या लगता था, ये शाइस्त खां यानी मामा लगता था औरंगजेब के, ठीक है ना। शाइस्त खां दक्षिण में उन्होंने नियुक्त किया था शाइस्त खां को औरंगजेब द्वारा। तो यहाँ पर ये 1663 में रात्रि में ये आक्रमण किया गया था शिवाजी द्वारा। तो देखो 1663 में, ठीक है ना। तो इसमें डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोनों देख लेते थे अपन यहाँ पर। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है वो आपको बाहर करना है इसमें से ना। वे मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी और उपज का 40% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था और जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूलों की अनुमति थी। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, गलत है, वो आपको इसमें से छांटना है। तो सीधा सा देखो, पहला आप देखिए, वे मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थे। यानी जो मलिक अंबर था दक्षिण का भू था ना ये शासक, तो उस समय उसी के आधारित थे, ये बिल्कुल सही है। उपज का लगभग 40% राज्य का राजस्व था, ये भी सही लग रहा है। कृषि पैदावार ने नगद के रूप में राजस्व चुका सकता था, तो कृषि पैदावार से नगद में भी वो राजस्व यानी चुका सकता था किसान। आगे देखो चौथा है, जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूलने की अनुमति थी। ये जमींदारों को ये गलत लग रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें ये गलत हो जाएगा आपका
डी। तो इसमें वो भी पूछा है, सत्य नहीं है, तो इसमें आंसर है आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 21वें नंबर का, कि 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत में 12 यानी उड़ीसा प्रांत में 12 लाख रुपये वार्षिक चौथ देने का स्वीकार किया था। 1751 में अलीवर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर ली और जो उड़ीसा प्रांत है वह 12 लाख रुपये वार्षिक चौथ देने स्वीकार कर लिया था। यानी उस समय वो मराठा सरदार कौन था? उसमें देखिए नानाजी होलकर था, रघुजी भोसले था, महादजी सिंधिया था, बाजीराव था। तो इसमें से सीधे से आएगा रघुजी भोसले, तो वो इसमें उत्तर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन आप देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ नीचे निकाल देखो, अपना अधिक से अधिक अपना टारगेट है अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल करना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 22वें नंबर क्वेश्चन, दिए गए कूटों को यानी मिलान करना, आपको ये नहीं दो लिखित शासकों का सही कालक्रम व्यवस्थित करना है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो अपन ने सुजाउद्दीन की बात करें तो उसका शासनकाल की बात करें तो ये देखो 1700 यानी 27 से लेकर के और 1739 तक रहा है। ये कब तक? 39 तक। अब ये तो है सुजाउद्दीन की। अब देखो मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं ना, तो मुर्शिद कुली खां है, ये आपका 1700 और 17 से लेकर के ये रहा आपका 39 यानी 1717 से लेकर 27 तक रहा है, ठीक है ना। ये कब तक रहा है? 27 तक। यहाँ थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, मैं एक बार देखिए, ये 1739 तक रहा है मुर्शिद कुली खां। अब देखो ये आपका अगला है सरफराज खां, है ना। सरफराज खां है 1700 यानी देखा जाए तो 1739 से लेकर के और ये कब तक रहा है? ये 1740 तक रहा है सरफराज खां, 1740 तक, है ना। अब देखो अपन बात करते हैं अलीवर्दी खां की। तो अलीवर्दी खां है वो आपका 1740 से लेकर यानी ये 1740 से लेकर कब तक रहा है? ये 56 तक रहा है। ये कितब तक रहा है? 56 तक रहा है अलीवर्दी खां। तो आप सोचो उसमें से देखो सबसे पहले सुजाउद्दीन इसकी बात करें 1727 या 39, लेकिन यहाँ पर 1700 जो है ना मुर्शिद कुली खां वो 27 तक रहा है। मुर्शिद कुली खां कहता है यानी 17 से लेकर के और 27 तक। तो पहले इसमें ये आ रहा है, तो पहले देखो इसमें से कौन सा होगा। बी में देखो 2 नंबर है ना, तो इसमें देखो 2 नंबर इसमें आ रहा है, ठीक है ना। 2 नंबर मुर्शिद कुली खां। फिर देखो आप इसमें यानी सुजाउद्दीन ये 39 तक, 27 से लेकर के 39 तक, तो इसमें आपका ये आ जाएगा 1 नंबर। तो देखो इसमें पहले में ही आ रहा है 1 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें आप देखिए 30 नंबर का सरफराज खां, ये 39 से लेकर 40 तक, 3 नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखो ये, ठीक है ना, 40, तो ये 3 नंबर आ जाएगा। और फिर अलीवर्दी खां की अगर बात करें, ठीक है ना, तो ये देखो 1700 अपन बात करें कहाँ से कहाँ तक है? अलीवर्दी खां 1740 से 56 तक। तो इस तरह उसका मिलान हो जाएगा। देखो मैं एक बार इसको पुनः आपको बता देता हूँ। यहाँ तो सर मेरे को लिखने में मार्कर नहीं है, लेकिन मैं ये लिख देता हूँ कि सुजाउद्दीन है वो कब से 1727 से लेकर के कब तक रहा है? 1739 तक। यानी यहाँ 39 लिख देता हूँ, ठीक है। मुर्शिद कुली खां ये 1700 कब से लेकर के 1717 से लेकर के कब तक रहा है? 1727 तक। कब तक? 27 तक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो सरफराज खां, ये कब से कब तक? ये देखो 1739 से लेकर के और कब तक रहा है? ये 40 तक रहा है। कब तक? 40 तक, ठीक है। और अलीवर्दी खां की बात करें तो ये 40 से लेकर के और 56 तक रहा है। ये कौन? अलीवर्दी खां। तो उसमें सबसे पहले आपका ये आ जाएगा मुर्शिद कुली खां, 2 नंबर। तो 2 नंबर देखो इसमें है। और फिर देखो 1 नंबर सुजाउद्दीन, ये 1727 में लेकर 39, 1 नंबर है इसमें। सरफराज खां 39 से लेकर के 40 तक, ठीक है ना। तो ये इसमें सरफराज खां है, बस देखो 40 में, ये 56 तक अलीवर्दी खां है। तो इस तरह आपका पहला ही इसमें आ जाएगा 22वें ऑप्शन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए 23वें नंबर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनपसंद होने का क्या कारण था?
बंगाल का नवाब था ना सिराजुद्दौला, तो उसका क्या कारण था, वो मनपसंद खो गया था, उसकी कमजोर सेना थी, उसकी प्रशासनिक नीति थी, व्यापार में कमी और आर्थिक आपदा। तो इसमें सोचो कौन सा होगा। अगला देखो आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। तो देखो सिराजुद्दौला है वो एक शक्तिशाली शासक था, वो कमजोर नहीं था, नहीं उसकी सेना कमजोर थी, नहीं उसकी प्रशासनिक नीति कमजोर थी, और नहीं ही व्यापार में कमी, आर्थिक क्षमता भी उसकी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो डी ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर आंतरिक साजिशें रची गई थी और विश्वासघात अंग्रेजों द्वारा वहां पर किया गया था, इसकी वजह से वो कमजोर थे। यानी मुख्य कारण इसमें ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, तो इसमें आ जाएगा जय सिंह। ठीक है ना, आमेर का शासक था ना ये जय सिंह। तो उन्होंने पुरंदर की संधि है वो आपको कब हुई थी, ये आपकी यानी 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। ये संधि वाला अपन अलग से पढ़ेंगे, आपको मैं मुख्य रूप से बताऊंगा इसके बारे में। तो ये पुरंदर की संधि के लिए जय सिंह ने है इसमें विवश किया था। अगला देखो 25वां क्वेश्चन। 1659 ईस्वी में बीजापुर की किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी थी। 1659 बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने क्या कि छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वो शासक कौन था। अबुल फजल था, ये तो हो ही नहीं सकता। अबुल खान था, ये भी नहीं हो सकता। अफजल खान था और शाइस्त खान, इसमें से कौन सा होगा बताइए आप 25वें के अंदर। तो उसमें होगा अफजल खान। अफजल खान की शिवाजी ने छुरा मार करके क्या है कि हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका 26वां नंबर का क्वेश्चन कि मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे। यानी मराठों के पूर्वज राजस्थान किस वंश से, यानी सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ठीक है ना, तो ये इसमें आंसर होगा। अगला देखो 26वें नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं यहाँ क्वेश्चनों की साइज बड़ा कर लेता हूँ। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो देखो इसमें जजिया तो हो नहीं सकता, मोक्ष भी नहीं हो सकता, इसमें दो में से होगा, चौथ और स्वदेश मुख्य में। तो बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें सीधा सा आ गया आपका चौथ मुख्य स्रोत था। वैसे स्वदेश मुख्य भी था लेकिन चौथ है वो मुख्य था। अगला देखो 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था ना। जो ये 74 में हुआ था, 70 में तो देखो हो नहीं सकता, 73 में भी नहीं हो सकता। तो इसमें या तो 74 में से 1774 ये कैसे होगा, उसमें शिवाजी का शासनकाल 17, यहाँ पर तो शिवाजी थे ही नहीं थे। तो इसमें सीधा सा आपका ए ही उत्तर आ जाएगा 1674। अगला क्वेश्चन देखो, किस किले में राजाराम और जुल्फिकार खान के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक कैद रहा। इन किस किले में राजाराम में जुल्फिकार खान के नेतृत्व में डाले गए घेरों इन मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक कैद रहा। कौन, कोल्हापुर, पन्नाला, जिंजी या पुरंदर। सोचो इसमें से कौन सा होगा आपका। इसमें हो गया जिंजी, कि जिंजी किले में राजाराम जुल्फिकार के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक कैद रहा जिंजी का किला। आगे देखो 30वां क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, कि मुगलों और शिवाजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में होता। कि मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको आसान है औरंगजेब, इसमें आ जाए। सॉरी इसमें औरंगजेब नहीं आएगा भाई इसमें ना। इसमें देखो इसमें यानी मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में प्रारंभ हो गए थे, ये देखना आपको ना। तो इसमें आपका आंसर रहेगा शाहजहां के समय से ही शुरुआत हो गई थी ना। अब देखो अधोलिखित में से ऐसे कौन से दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बन गए थे, है ना। तो ऐसे कौन से दो मराठा राजवंश थे जो एक दूसरे के कटु शत्रु बन गए थे। सिंधिया और भोसले थे, गायकवाड़ और सिंधिया थे, होलकर और सिंधिया थे, भोसले और गायकवाड़ थे। तो इसमें से कौन सा होगा, आप भी सोच के बताइए इसमें से क्या होगा। तो इसमें सीधे सा आ जाएगा आपका होलकर और सिंधिया, उनके बीच में ज्यादा शत्रुता थी, वो मित्र नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 32वें नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है देखिए। 32वें नंबर का क्वेश्चन ये बता रहा है
कि देखिए किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी, है ना, कौन सा ऐसा पेशवा था जिसने आत्महत्या कर ली थी। तो बताइए इसमें से माधव राय था, नारायण राव था, माधव नारायण राव था, तो बाजीराव प्रथम था। तो सोचो उसमें से कौन सा होगा। तो इसमें माधवराव नारायणी आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार इसको मैं टिक कर देता हूँ, कौन सा माधव नारायण राव था। अगला क्वेश्चन देखो, ये 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं किस पेशवा ने आत्महत्या, ये हो गए 33। 34 नंबर का देखिए, 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन शामिल थे। यानी भारतीय संघ मतलब जो भारतीय राजा थे वो उसमें से कौन कौन सम्मिलित थे। इसमें देखो शाह आलम प्रथम था, ये तो हो ही नहीं सकता। सिराजुद्दौला, मीर कासिम। बी में देखो मीर कासिम, फ्रांसीसी सुजाउद्दौला, ये नहीं हो सकता। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम, है ना। तो इसमें ये आएगा आपका सी। क्या आएगा? सी आएगा 34 में। यानी इसमें मीर कासिम था जो अंग्रेजों का कठपुतली नहीं बनना चाहता, और सुजाउद्दौला था, और शाह आलम द्वितीय भी था। ठीक है ना। तो देखो सुजाउद्दौला तो ये आपका अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय मुगल ये नहीं था। तो ये नहीं, ये तीनों सम्मिलित भारतीय राजाई थे, मिलकर के बक्सर का युद्ध लड़ा। उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या है कि अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली। यानी एक कहावत है कि प्लासी के युद्ध में बीज बोए थे, और ये पूरी तरीके से बक्सर के युद्ध में सारी इच्छाएं उन्होंने पूरी कर ली थी अंग्रेजों ने, और पूरी तरीके से अपने पांव पसार लिए थे भारत में। अगला क्वेश्चन देखो, 35वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसने बनाया गया था। सिराजुद्दौला के पश्चात यानी अपन कैसे, तो प्लासी के युद्ध के बाद में, यानी सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसने बनाया गया। तो ये आपको देखना है, इसमें सीधा सा आपको मीर जाफर का, यानी सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब है वो किसको बनाया गया था, तो मीर जाफर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, 36वां। बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी। कौन सी भूल नहीं थी? बंगाल में नवाबों की प्रशासनिक भूल नहीं थी। अंग्रेजों के स्वार्थपूर्ण नीतियों के सही मूल्यांकन का अभाव था। अपने अधिकारियों के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के नियंत्रण में विफलता, एक शक्तिशाली सेना के गठन में विफलता था। तो बताओ उसमें से कौन सा होगा। अगला देखो, एक पॉइंट इसमें रह गया आपका डी। डी क्या कहता है देखिए, कि डी में है, दे रखा है हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सोच बढ़ाने में असफलता। देखो एक बार इस क्वेश्चन को पुनः देखिए आप, लास्ट वाले क्वेश्चन को, है ना, कि बंगाल के नवाबों को प्रशासनिक राजनीतिक भूल है वो नहीं थी। यानी कौन सी प्रशासनिक भूल नहीं थी, बाकी देखो ये भूलें थी, है ना, कि अंग्रेजों स्वार्थपूर्ण नीतियों का सही मूल्यांकन का अभाव था। ये भी इसमें से ये अपने अधिकारियों को बढ़ते भ्रष्टाचार नियंत्रण में विफलता, एक शक्तिशाली सेना में गठन में विफलता। तो ये तीनों इसमें, लेकिन वो है ना, ये इसमें चौथा आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आएगा इसमें। देखिए ऊपर वाला, हिंदू और मुस्लिम नेता के मध्य स्वार्थ बढ़ाने में असफलता, है ना, इसमें ये उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जिम्मेदार कौन कौन शामिल थे इसमें, ना। मुर्शिद कुली खां के जब विद्रोह करने में जिम्मेदार भी उसमें सम्मिलित थे, वो कौन थे। पहला है सीताराम रे, उदय नारायण, राजवल्लभ, गुलाम मोहम्मद। तो इसमें से कौन सा होगा, आप एक बार सोचो उसमें कौन सा आएगा। तो इसमें देखो ये सीताराम रे भी था, और देखो इसमें से उदय नारायण ये भी था उसमें, और इसमें देखो ये नहीं था, राजवल्लभ नहीं था। ठीक है ना, इसमें गुलाब मोहम्मद भी था। तो इसमें देखो 1 2 और 4 किस में आ रहा है, 1 2 4 सी में आ रहा है। ठीक है ना, सीताराम रे भी हो, उदय नारायण भी थो, और गुलाब मोहम्मद भी थो, तीनों था। आगे देखो 38वां नंबर का क्वेश्चन। 38वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था। यानी बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या था। राम नारायण की हत्या था, राजधानी का मुंगेर स्थान, कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन, कंपनी के अधिकारियों द्वारा बिहार में किले की तलाशी। तो सोचो उसमें कौन सा आपके उत्तर आएगा। तो इसमें क्या है कि राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण, कि बंगाल के नवाब मीर कासिम है वो अपनी राजधानी का स्थानांतरण मुंगेर कर लिया था, इसकी वजह से अंग्रेज नाराज
हो गए थे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पुरंदर की संधि के संबंध में अधोलिखित में से असत्य कथन सारण, यानी असत्य कथन बताइए कौन सा है। 3 तो सही है और 1 असत्य। देखो, संधि शिवाजी की गिरफ्तारी के पश्चात हुई थी। अगला देखो, संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी को 5000 मनसब दिया गया था। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी के मुगलों को 23 किले दिए गए थे। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। तो बताओ उसमें से कौन सा होगा। तो इसमें ये पूछ रहा है असत्य कथन बताना है, ठीक है ना, वो इसमें से कौन सा होगा। देखो, पहला सही लग रहा है, संधि शिवाजी की गिरफ्तार के पश्चात हुई, ये भी इसमें सही लग रहा है ना। और अगला देखो, संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी को 5000 मनसब पर रखा गया, ये भी सही है। संधि के परिणाम शिवाजी ने मुगलों को 23 किले, ये भी सही लग रहा है। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, यानी संधि के मुगलों का आधिपत्य वो स्वीकार कर लिया था। इसमें डी है वो इसमें आपका असत्य आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, आप देखिए, अगला क्वेश्चन अपन निकाल लेते हैं। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, दिए गए कुटों की सहायता से सही करनी है उसको, ठीक है ना। ये मिलान वाला क्वेश्चन नंबर 40 है। देखो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके ना। यहाँ मैं ऊपर निकाल देता हूँ उसको ना। देखो, ये पूरा यहाँ कर देता हूँ ताकि अपन को दिखाई दे। ये देखो बीच में क्या आ रहा है, हैदराबाद, है ना। तो उसमें से 40वें नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा आपका। और इसमें देखो, हैदराबाद है वो देखो निजाम उल मुल्क, बिल्कुल सही है। अवध है वो सादत खां, बिल्कुल सही है। बंगाल है मुर्शिद कुली का, ये भी राइट है। इसमें केरल है मार्तंड वर्मा। तो चारों इसमें मिलान आपके पहला ही इसमें देखो 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। हैदराबाद का निजाम उल मुल्क, अवध का सादत खां, और बंगाल का मुर्शिद कुली खां, और केरल का मार्तंडे वर्मा। तो इसमें पहला ही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था, यानी ऐसा कौन सा मुगल सूबेदार था, दक्षिण में किसको पराजित किया था, शिवाजी को पराजित। जसवंत सिंह ने, मीर जुमला ने, राजा जय सिंह। तो इसमें जय सिंह ही आ जाएगा आपको। 41 में क्या होगा, जय सिंह ने जो पुरंदर की संधि है वो करवाई थी, जय सिंह ने ही। अगला क्वेश्चन देखो, राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व किसने संभाला था। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो इसमें देखो ताराबाई ने ही संभाला था, उसकी ये पत्नी थी ताराबाई की, ठीक है ना, राजा राय की। अगला देखो, ताराबाई किसकी पत्नी थी, ये अगला क्वेश्चन भी आ गया है इसमें, ठीक है ना। 43 में तो सोचो, शिवाजी की थी, संभाजी थी, राजा राम की थी, बालाजी की। तो मैंने अभी बताया था, ये बताओ कौन सा होगा उसमें। तो राजा राम की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 44 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो, आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। अधोलिखित कथनों में विचार कीजिए, दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कि शिवाजी के प्रशासन में अस्त प्रदान किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी, ठीक है ना। तो ये किसी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। अगला देखो, 8 मंत्री शिवाजी सचिव की भांति कार्य करते थे, यानी ये जो सचिव की भांति कार्य करते थे 8 मंत्री, ठीक है ना, इसलिए अस्त प्रधान कहलाते थे ना, 8 सचिव की तरह काम करते थे। तो इसमें ये आपका कौन सा उत्तर आएगा, देखो सोचो उसमें कौन सा आएगा। 44 नंबर का ये क्वेश्चन आप एक बार उसको सोचिए कि इसमें पहला सही है परंतु आर गलत है, आर और आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी देखो, ए गलत है परंतु आर सही नहीं है। आर और ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 45 नंबर में क्या आए, 44 नंबर में क्या आएगा बताइए। तो इसमें देखिए आप, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है कि शिवाजी प्रशासन, यानी शिवाजी के प्रशासन में किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी और 8 मंत्री शिवाजी सचिवालय की भांति वो कार्य करते थे। तो दोनों ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी इसमें सही हो रही है। लास्ट क्वेश्चन आपका है 45। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वे कौन सी समान विशेषताएं थी जिसने युद्ध में उनकी सफलता सुनिश्चित की, यानी शिवाजी और बाजीराव प्रथम में ऐसी क्या समानताएं थी जिसके कारण वो युद्ध में उनको सफलता ज़्यादा मिलती थी।
यानी हिंदू पद बादशाही थे, हिंदू राजाओं का समर्थन था, छापामार युद्ध पत्ति या संगठित और प्रशिक्षित सेना थी। तो उसमें मुख्य वो सफलता आपको बतानी, इसमें छापामार युद्ध पत्ति। इसको देखो गुरिल्ला युद्ध पत्ति भी कहते हैं ना, गुरिल्ला युद्ध पत्ति भी उसको कहते हैं, यानी छुप करके शत्रु पर आक्रमण करना। तो ये थी गुरिल्ला युद्ध पत्ति या छापामार युद्ध पत्ति, ये उसमें दोनों में समानता थी शिवाजी और बाजीराव प्रथम में। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, इसलिए सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हम पूरा आधुनिक भारत यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो यहाँ क्रमबद्ध रूप से आप जितने भी आधुनिक भारत के एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ मैं पूरे क्रमबद्ध रूप से कराऊंगा, ये मेरा वचनबंध है। धन्यवाद।